जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की क्लास होने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिक्स का और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको इस पूरे चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आपको यहाँ पर डी फार्मा इंट्रेंस की फुल प्रिपरेशन के साथ साथ यूपी पॉलीटेक्निक के, चाहे आप डी फार्मा के स्टूडेंट हो चाहे आप पॉलीटेक्निक का कोई भी कोर्स कर रहे हो, हर एक पल पल की अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। दोस्तों, अदिश राशि और सदिश राशि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज भी होते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है। चलिए सबसे पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, फिगर में आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए ही काटा हुआ है। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। दोस्तों, जिन राशियों में दिशा नहीं होती है कोई, केवल उसका मान होता है, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, द्रव्यमान यानी हम किसी भी द्रव्य को मापते हैं, उसका कोई दिशा की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। उसी प्रकार दूरी यानी दूरी का हम माप होता है, यानी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इसकी कोई दिशा नहीं होती है कि किस दिशा में दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। उसी प्रकार समय जो होता है, टाइम का दूरी से यानी दिशा से कोई रिलेटेड नहीं है, संबंध ही नहीं है। उसी प्रकार चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारिता, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, इस सब का कोई दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ये सभी अदिश राशियाँ हैं। उसी प्रकार अगर आप नीचे देखेंगे सदिश राशियाँ, तो सदिश राशियाँ कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग। दोस्तों, वेग जो होता है या फिर स्थिति या फिर विस्थापन, ये सभी सदिश राशियाँ हैं क्योंकि इन्हें दिशा की आवश्यकता होती है। स्थिति का, आप किसी स्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं कि वो किस स्थिति में है, उसको लिए आपको दिशा की आवश्यकता होती है। आपको दिशा पता होना चाहिए कि ये इस स्थिति में है, तभी आप बता पाएंगे। उसी प्रकार विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत विक्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा, घनत्व, ये सभी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए और अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये हमारा जो चैप्टर है ये वेक्टर एनालिसिस का है और इससे एग्जाम में प्रश्न बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं, पर इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार हमारा आज का पहला प्रश्न है कि इसमें से अदिश राशि कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विस्थापन, त्वरण, विद्युत क्षेत्र और कार्य। तो इसमें से जो अदिश राशि है, ये आपका कार्य जो है ये अदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन, त्वरण और विद्युत क्षेत्र अभी मैंने आपको बताया ये सभी सदिश राशियाँ हैं। इन सभी के लिए दिशा की आवश्यकता होनी चाहिए और जो परिमाण की होती है उसकी भी आवश्यकता होनी चाहिए, पर कार्य जो होता है ये केवल परिमाण को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो दोस्तों, तापमान, कैलोरी और वाट जो है ये सभी आपकी अदिश राशियाँ हैं। इनके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर पृष्ठ तनाव जो है ये आपके सरफेस को बताता है, तो इसके लिए आपको दिशा को आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है। ये आपकी सदिश राशियाँ कहलाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, किस सदिश का घटक होता है। दोस्तों, सदिश जो होता है इसका एक घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सदैव इसके परिमाण से कम होता है, सदैव इसके परिमाण से अधिक होता है या फिर सदैव इसके परिमाण के बराबर होता है। दोस्तों, जो सदिश राशियाँ होती हैं इनका घटक जो होता है ये तीनों को फॉलो करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी सदिश राशियाँ का घटक नहीं होता है जिनमें ये गुण पाया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, शून्य परिमाणी परिणामी उत्पन्न करने के लिए किस समान परिमाण सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम सदिशों की न्यूनतम संख्या 2, यानी कि कम से कम 2 राशियाँ होनी चाहिए शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
पांचवा क्वेश्चन है, यदि बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंब के स्थिति में बल होंगे, लंबवत स्थिति में बल होंगे। यदि बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत स्थिति में बल होंगे। ऑप्शन नंबर पांचवा का जो है ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि परिमाण में परस्पर बराबर। सेम चौथे प्रश्न के ही तरह ये प्रश्न है और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन हमारा है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दो सदिशों ए तथा बी के परिमाणों का गुणनफल 12 है तथा ए तथा बी का अदिश गुणनफल 6√3 है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण क्या होगा? दोस्तों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे इनके बीच कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए इंटू बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाई ए बी। दोस्तों यहाँ पे आपको ए बी और ए इंटू बी दोनों का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको। 6√3 दिया हुआ है और इसके जो नीचे ए इंटू बी का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 12। दोस्तों 6 से 12 आपका डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इन द रूट 3/2 आ जाएगा, जो कि इन द रूट 3/2 जो होता है ये cos 30 अंश का मान होता है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, ए प्लस बी इक्वल टू सी व वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण 120 अंश है तथा ए इक्वल टू बी, यदि ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 तो ए तथा बी के मध्य कोण क्या होगा? दोस्तों वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का जो मान है वो 0 दे दिया है, इसलिए जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी का मान जो 120 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मान भी 120 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी आपका जो है बराबर है। आठवां क्वेश्चन है, वेक्टर डेल वेक्टर ए तथा वेक्टर ए के मध्य कोण का मान क्या होना चाहिए ताकि डेल वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर माड में ए आपका दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे अगर आठवां क्वेश्चन, तो आठवां जो हमारा प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि 0, क्योंकि ये आपका जो माड में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा 0 यही हमारा 0 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू बी तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मध्य कोण क्या होगा? दोस्तों दो वेक्टरों के बीच कोण निकालने के लिए अगर वो एक दूसरे के बराबर हों तो आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए इक्वल टू बी आपका दिया हुआ है तो जो आपका मान आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। दोस्तों 0 यानी कि आपका जो मध्य जो कोण है वो एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि ए इक्वल टू आपका बी दिया हुआ है। दोस्तों आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि जो अगर लंबवत आपका मध्य में कोण होगा तो आपका हमेशा वो 90 डिग्री होता है, पर अगर दो वेक्टरों के बीच जो कोण होता है वो अगर समांतर होता है, समांतर अगर कोण होता है तो वो आपका एक दूसरे के लंबवत न होकर के समांतर होने के कारण आपका जो कोण का अंश होगा वो डिग्री 0 डिग्री हो जाता है। ये आपने अपनी इंटरमीडिएट क्लास में ही पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लंबवत कोण होने पर आपका जो मान होगा वो क्या होगा, तो वो 90 डिग्री होगा। वहीं समांतर अगर होगा तो वो आपका 0 डिग्री हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिणाम क्या हो जाएगा? हमारा जो 12वां क्वेश्चन है इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन द रूट 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो इसलिए उनके जो अंतर होंगे वो इन द रूट 2 होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच कोण क्या होगा? दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है एक दूसरे के समांतर हैं, पर ए वेक्टर और वेक्टर बी जो है ए क्रॉस जो है एक दूसरे को लंबवत बताता है। तो लंबवत होने के कारण ये दोनों जो है इनके जो मध्य कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप अगर पाई के रूप में लिखना चाहें तो आप पाई/2 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई/2 जो होता है ये आपको 90 डिग्री का मान बताता है। क्योंकि अगर आप पाई/2 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ भी लिखना चाहें तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये 90 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर बी जो है 90 डिग्री ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, आई प्लस जे के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा? दोस्तों आई प्लस जे के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, तो एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी या फिर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे, यहाँ पे 2 ही मान दिया हुआ है तो वाई आई प्लस जे, और इसके बटा या जो जे के जो मान होते हैं यहाँ पे एक छिपा हुआ है और यहाँ पर भी एक छिपा हुआ है, तो दोनों का आपको वर्क करना होता है कौड़ी में। एक का स्क्वायर कर देंगे और प्लस एक का फिर स्क्वायर करेंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आई और फिर प्लस वेक्टर जे बाई एक और एक आपका जुड़ जाएगा और आपका जो कौड़ी में आया था इन द रूट 2, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आई, जे और के भी कर सकते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, यदि P इक्वल टू 12, Q इक्वल टू 5, R इक्वल टू 13 तथा P प्लस Q इक्वल टू R है तो P तथा Q के मध्य कोण क्या होगा? 15वां हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप दिया हुआ है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर तथा P तथा Q परस्पर लंबवत होंगे, अर्थात इनके जो मध्य कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, तो मध्य जो कोण होगा वो डी हो जाएगा, पाई बाई 2। हमारा 16वां क्वेश्चन है, दो सदिशों पी तथा क्यू एक तल में है परंतु सदिश आर उनके तल में नहीं है, ऐसी स्थिति में पी प्लस क्यू प्लस आर का मान क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जानते होंगे कि पी प्लस क्यू प्लस आर जो है ये शून्य तभी हो सकता है जब पी क्यू तथा आर में एक तली हो, यानी एक समतल में हो, तभी ये आपका सदिश हो सकता है। तो 16वां जो हमारा क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू आर जो एक शून्य शून्य का मान इसका तभी होगा जब एक समतल में होंगे, एक तली में होंगे। तो इस प्रकार हमारा जो 16वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन हमारा है, एक एकांक सदिश 0.4 आई प्लस 0.8 जे प्लस बी के में बी का मान क्या होगा? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको जो मान दिया हुआ है आपको उसका स्क्वायर करके ऐड करते जाना है, यानी 0.4 जो है इसका मान, इसका स्क्वायर और इसके प्लस में 0.8 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको एक रख लेना है या फिर एक का स्क्वायर कर लेना है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1, और आपको अगर आप इसे सॉल्व करके ऐड करेंगे इन दोनों का मान तो आपका 0.8 आ जाएगा। जब आप एक में से 0.8 माइनस करेंगे, चलिए हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका 1 में से 0.8 माइनस करने पर आपका 0.2 वैल्यू आ जाएगा, जिसे आप कौड़ी में रखे हुए हैं। तो जब इसे आप रूट स्क्वायर निकालेंगे इसका, तो बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी इक्वल टू आपका जो है ये इन द रूट 0.2 आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस देख लेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 0.2, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और जो आपको मैंने फार्मूला बताया इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आई जे के जो है ये एक वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू जो है आपका ये 0.4 0.8 और बी जो है आपकी वैल्यू है, ये आपका फार्मूला होता है, वेक्टर का समीकरण होता है आई प्लस जे प्लस के। तो इसका आपको स्क्वायर करना है और इसको इक्वल टू जो है आपको एक का स्क्वायर कर लेना है। इतना करके आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, आई प्लस जे प्लस के तथा आई के मध्य कोण क्या होगा? दोस्तों आई प्लस जे प्लस तथा के आई के मध्य कोण क्या होगा? तो अगर आप आई के मध्य इसका कोण निकालेंगे तो आपका हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के बाई आई। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, 4 तथा 3 परिमाण वाले दो सदिशों के परिमाणी का परिमाण एक है, उसके मध्य कोण का मान क्या हो जाएगा? 19वां हमारा क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों एक फार्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसके बाद होता है आपका 2pq। ये फार्मूला आपने अगर पढ़ा होगा जानते होंगे, अन्यथा इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। इस पर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप इसमें मान रखेंगे तो कॉस थीटा आपका इसके बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है यहाँ पे परिमाण, तो 1 आपका और उसके माइनस 16
और इसके बाद आपको क्यू माइनस क्यू स्क्वायर करना है। माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो गया। इसके बटा आपको 2 पी क्यू करना है, 2 इंटू 4 इंटू 3 कर लेना है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान आएगा, क्योंकि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आपका माइनस में 1 आएगा। दोस्तों माइनस में 1 आपका जो है मान आएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो माइनस में होता है मान इसका, कॉस थीटा इक्वल टू -1 जो मान होता है ये आपका 180 डिग्री का होता है कॉस में, जो कि पाई आप लिख सकते हैं। पाई जो होता है ये कॉस 180 डिग्री का मान होता है, जो कि -1 होता है। तो पाई जो है ऑप्शन नंबर ए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। दोस्तों फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा, उस पर प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 20वां क्वेश्चन जो है आपका पी तथा क्यू परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाणी का परिमाण 3 संबंध 1 में अनुपात में है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। 20वां क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पी इक्वल टू 2Q। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी कर दीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है। अगर आप इस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। 21वां क्वेश्चन हमारा है, दो सदिशों के परिमाणों का योग 18 है तथा इनके परिमाणी का परिमाण 12 है। यदि परिणामी एक सदिश लंबवत है तब दोनों सदिशों के बीच परिमाण क्या हो जाएंगे। 21वां हमारा क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 15 और 13, यही हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे ठीक से तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। हमारा 22वां क्वेश्चन है, समान परिमाण के दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कोण क्या हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है। दोस्तों आप जानते होंगे एक फार्मूला होता है, आर इज इक्वल टू इन द रूट कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो आप इस फार्मूले को लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको इसमें मान आपका रख देना है, जो भी मान दिया हुआ है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका 120 डिग्री आएगा। 22वां क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा आज का 23वां यानी आखिरी क्वेश्चन है, एक सदिश f इक्वल टू 4i माइनस 3j है, यदि इस सदिश के लंबवत सदिश कौन सा हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है और आपको लंबवत सदिश ज्ञात करना है। तो 23वां जो हमारा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 7K, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, आप जानते हैं कि वेक्टर का जो फार्मूला होता है, जो समीकरण होता है, वो वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के होता है। पर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4i प्लस माइनस 3j ये इतना ही दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे रख देना है और आपका जो वेक्टर नहीं दिया हुआ है वही आपका मान आएगा। यानी कि अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 16 आ जाएगा, वहीं अगर आप 3j का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 9 आ जाएगा। जब आप 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका ये 7 आ जाएगा, जो कि 7 के आपका वेक्टर में ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो 7K आया है वो सदिश इस सदिश के लंबवत सदिश होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको PDF और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर डेली लाइव टेस्ट कराए जाते हैं, क्विज कराए जाते हैं, जिसको दे करके आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सदिश 3i प्लस 4k का y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। दोस्तों आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ के आए हुए हैं तो आप जानते हैं कि एक सदिश का जो मानक समीकरण होता है वो i प्लस जे प्लस के रूप में होता है, ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर i का जो मतलब होता है इसकी हम तुलना x प्लस वाई प्लस जेड से कर सकते हैं। सदिश का मानक समीकरण जो है वो i प्लस जे प्लस के रूप में होता है और i का मतलब होता है x, j का मतलब होता है y और k का मतलब होता है z। इस प्रश्न में आपको दिया है 3i प्लस 4k। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको j को कोई वैल्यू दी ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसे आप मानक समीकरण के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हम आपको तुलना इसका करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता है आपका i प्लस जे प्लस के, ये इसका मूल फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट में किसी भी सदिश समीकरण को लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जे तो है नहीं, वैल्यू इसकी दी हुई नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे 3i प्लस के। क्योंकि जे की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0j लिख सकते हैं। 3i प्लस 0j प्लस
4k। तो ये हमारा बिल्कुल यही फॉर्मेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जे की जो वैल्यू है 0 है, तो उसका रखें या फिर न रखें उससे कोई भी जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके समीकरण में। तो यहाँ पर जो 3i + 4k है, इसे हम लिख रहे हैं 3i + के 0j + के 4k। जो लिखा है समीकरण में वही हमने लिख दिया है। ये इसका मूल समीकरण हुआ, ठीक है। लेकिन इसे 3i + 4k में लिखा हुआ है इस रूप में, तो ये भी गलत नहीं कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि y अक्ष पर जो प्रक्षेप है वो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर x की तुलना करेंगे i से, यहाँ पे y की तुलना करेंगे j से, और z की तुलना करेंगे आप इससे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि x के सापेक्ष प्रक्षेप क्या होगा, तो x के सापेक्ष जो प्रक्षेप होगा वो आपका होगा क्या, 3। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है। वहीं अगर y के सापेक्ष अगर पूछा जाए आपका प्रक्षेप क्या होगा, तो आप कहेंगे कि y के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है तो ये जो होगा आपका 0 होगा, y के सापेक्ष 0 हो गया। वहीं z के सापेक्ष पूछा जाता आपसे, तो z के सापेक्ष क्या हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन अब प्रश्न में जाएंगे आप तो देखेंगे सदिश 3i + 4k का y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा, तो y अक्ष पे प्रक्षेप जो इसका है वो होगा आपका 0 यानी 0। तो आ जाते हैं अब ऑप्शन पे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एज एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है 2i + 4j, ठीक है। अब बताना है आपको कि इसमें z के सापेक्ष इसका प्रक्षेप क्या होगा, z के सापेक्ष। तो कैसे निकालेंगे इसे आप, z के सापेक्ष पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2i + 4j दिया हुआ है, लेकिन k की वैल्यू यहाँ पे दी ही नहीं है। तो इसे आप लिखेंगे 2i + 4j और प्लस यहाँ पे 0 के अपने से आप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की वैल्यू और इसमें मल्टीप्लाई करें तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसकी आप तुलना कर लीजिए, यहाँ पर x + y + z। अब देखिए x के सापेक्ष तो पूछा नहीं था, आपको पूछा था z के सापेक्ष, y के सापेक्ष आपसे पूछा नहीं था, आपको पूछा था z के सापेक्ष। तो जब z के सापेक्ष तुलना करेंगे तो z के सापेक्ष जब इसका प्रक्षेप होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। वही अगर आपसे y के सापेक्ष पूछा होता तो वो वैल्यू 4 हो जाता। उम्मीद है अब आपको इस एग्जाम्पल के तौर पे और भी अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस चैप्टर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम से आते हैं, और मैं जो आपको प्रश्न बताने वाला हूं आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो वहीं से आएंगे, कहीं और से नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। बस आपके जो थ्योरिकल पार्ट हैं, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जो इसके आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पूछा गया है आयताकार निर्देशांक पद्धति में किसी कण की स्थिति जो है 3, 2, 5 है, इसका स्थिति सदिश क्या होगा। अब आप सब छोड़ दीजिए, ये सब भूल जाइए, आप ये सब आप मत पढ़िए। आप देख रहे हैं क्या, आपको बस ये देखना है, यहाँ पे दिया है 3, 2, 5, इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो सदिश रूप में इसका मानक समीकरण क्या होता है, मैंने अभी बताया था, i + j + k के रूप में इसका मानक समीकरण होता है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, 3, 2 और 5, यानी 3 की जगह पर i हो जाएगा, 2 की जगह पर j हो जाएगा, 5 की जगह पर आपका k हो जाएगा। बस आपको इसको लिख देना है इसी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले 3i है तो 3 के साथ i लिख दीजिए, प्लस 2 है तो 2j लिख दीजिए, प्लस k के बाद क्या दिया है, 5 दिया है तो 5k लिख दीजिए। 3i + 2j + 5k, यही इसका स्थिति सदिश कहलाता है। तो अब ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आएगा आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा, आपको एक वैल्यू दे देगा, आपको बोलेगा कि इसका स्थिति सदिश बताइए। तो आपको बस याद करना है कि इसका जो फॉर्मेट है i + j + k के रूप में, वही फॉर्मेट में इस वैल्यू को आपको रख देना है, और आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देता है कि 2i + 10j + 1k, आपको मान लीजिए एक वैल्यू यहाँ पे दे दिया, ठीक है, 2i + 10j + 1k दे दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक रूप तो यही हुआ ना। तो आप लिखेंगे सर यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर तो 2 है, तो आप लिखेंगे कोष्टक में 2 कामा लगाएंगे, यहाँ पर तो 10 है तो 2, 10, यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यही इसका निर्देशांक रूप हो गया। यानी इस रूप से आपको इस रूप में बदलने के लिए पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन एग्जाम में देंगे, लेकिन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, और या फिर इस रूप से आपको इस रूप में बदलने के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया इसमें आपसे कि 5 N यानी 5 न्यूटन का एक बल जो है वो ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर किसी पर कार्यरत है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। आपसे ऊर्ध्वाधर घटक इसका पूछा गया है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षा में, नहीं पढ़ा है तो नोट कर लीजिएगा। W=F यानी बल इंटू डी यानी दूरी, FD इंटू कॉस थीटा। इसी फार्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। W=F इंटू डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम रखेंगे W=F का मान कितना दिया है, बल कितना दिया है 5 न्यूटन, तो यहाँ पे रखिए 5 इंटू कॉस थीटा का मान यहाँ पे दिया है कॉस 60 डिग्री। अब आप कहेंगे सर कॉस जो 60 डिग्री इसका मान क्या होता है। W=cos 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे, ठीक है। यानी W= आपका हो गया 5, यहाँ पर लिखिए 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, यानी W= आपका कितना आ गया। 5 को जब 2 से काटेंगे तो कितना हुआ 2.5 हुआ ना, 2.5 हो गया, यानी W का मान जो है वो 2.5 हो गया, यानी इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो 2.5 होगा। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया होगा। इसके फार्मूले को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सदिश ए का यहाँ पे ए के अगर ए के ऊपर ये लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए से पढ़ते हैं, आप जानते होंगे। ये सब बेसिक चीज़ें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए हुए हैं। सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, सदिश वेक्टर ए का जो परिमाण है ना वो ए है, तब वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश वेक्टर ए कैप जो है वो है, यानी ए के वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश जो है वो ए कैप है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इसमें है कि इसमें इकाई सदिश जो है वेक्टर ए कैप है वो क्या है, तो वो आपका जो होगा वो होगा आपका वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो क्योंकि वेक्टर ए का परिमाण तो ए था, ठीक है, और वेक्टर ए जो है वो उसी की दिशा में क्या है इकाई सदिश है, तो आप लिखेंगे वेक्टर ए बाई ए। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलाए जाएंगे तो डी ऑप्शन जो है वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है ना, तो अभी आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप देखिए मैं 100% गारंटी से बता रहा हूँ एक क्वेश्चन ये वाला आता ही एग्जाम में आपके है। देखिए अगर आप E2 ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ पढ़ना होता है, और मैथमेटिक्स में भी एक क्वेश्चन जो है ये वाला दिक्वज्या ज्ञात करने वाला 110% 110% आता है ये प्रश्न, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, याद कर लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन जो है आता है और मैथमेटिक्स में भी ये क्वेश्चन कॉमन है, दोनों में ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान समझिएगा और मैं आपको समझाना वाला हूँ इतना अच्छे तरीके से कि आपको क्लियर हो जाएगा। दिया गया है एक सदिश दिया गया है, एक सदिश दिया गया है, ठीक है, 2i + 4j + 5k, ये सदिश दिख रहा है। मान लीजिए एक समीकरण दिया गया है, कुछ भी समझ लीजिए। तो सदिश ए की दिक्कुज्याएं क्या हैं। सदिश ए मतलब ये। अब सदिश ए क्या है सर, अरे छोड़िए सदिश ए को, मान लीजिए आप x मान लीजिए, x बराबर मान लीजिए 2i + 4j + 5k, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको दिया गया है, हाँ तो देखिए हम कहाँ पर थे, यहाँ पर मान लीजिए x दिया है 2i + 4j + 5k। तो सदिश वेक्टर ए की दिक्कुज्याएं क्या है। देखिए दिक्कुज्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे 2 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, इन तीनों में कॉमा दे करके भाग दे दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 4 दिया है तो 4 दिख रहा है, 5 दिया है तो 5 दे रहा है ना। तो वेक्टर ए की जो दिक्कुज्या होगी ना वो क्या क्या होगी, एक तो आई का वेक्टर होगा, एक तो जे का होगा और एक के का होगा। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया था इसका जो मानक समीकरण होता है वो आई + जे + के रूप में होता है। आई का तुलना हम करेंगे एक्स से, जे की तुलना करेंगे हम वाई से और के की जेड से, एक्स वाई जेड, ठीक है। बहुत ही ध्यान समझिए, एक्स वाई एंड जेड। आई का मतलब आई एक्स हो गया, जे का मतलब वाई हो गया, के का मतलब जेड हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको जब वेक्टर ए की दिक्कुज्या पूछा, कोई एक समीकरण दे देगा और आपको उस समीकरण का दिक्कुज्या पूछ देगा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो ये वेक्टर ए दिया है इसका आप परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालने के लिए एक कर्ली लगाएंगे, वेक्टर ए बराबर कर्ली लगाएंगे आई का स्क्वायर + जे का स्क्वायर + के का स्क्वायर, यानी आई का मान क्या है 2, तो 2 दूना के 4 + 4 का स्क्वायर
16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो 25, 5 3 10 40, 5 45, यानी वेक्टर ए का जो परिमाण आया हुआ है वो आया है आपका 45, और वो भी रूट में। कितना? रूट में 45। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वेक्टर ए का जो परिमाण आया है वो कितना आया है? रूट में 45। तो इसी रूट में 45 से आप आई के टर्म्स में भाग दे दीजिए, जे के टर्म में भाग दे दीजिए, के टर्म में भी भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे 2 बटा रूट में 45, 4 बटा रूट में 45 और 5 बटा के रूट में 45। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये रूट में ऐसी कोई वैल्यू होती जो कि रूट से बाहर आ सकती थी तो आप उसे बाहर भी ला सकते थे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर क्वेश्चन मिल जाए जैसे कि 2i + 3j, ठीक है। अभी हम ऐसा कुछ वैल्यू लेते हैं जो कि रूट से बाहर आ जाए, जैसे 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 4 13 और 13 और कुछ वैल्यू ऐसा ऐड करिए जो कि 13 और 5 18 19 20, कोई ऐसा वैल्यू बताइए जो कि इसका वर्ग हो सके। जैसे कि 5 5 25 होता है तो 3 3 का 9 9 9 4 13 13 7 20 5 25 यानी 12। तो कोई ऐसी वैल्यू आपको लेनी होगी जो कि इसका वर्ग, जैसे 2i ले लिया हमने, फिर हमने 5j ले लिया, ठीक है। और फिर मान लीजिए हमने ले लिया, एक सेकेंड दोस्तों, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 2i + j + 2k। अब देखिए जब दोनों का आप निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, वेक्टर a = रूट में रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस j का कोई वैल्यू नहीं है तो 1 ही हो जाएगा, यानी 1 माना जाता है अगर कोई वैल्यू नहीं है तो। प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 और 4 8 1 9, यानी वेक्टर a का जो परिमाण आया है वो रूट में आपका 9 आएगा, यानी 9 को रूट से निकालेंगे बाहर तो 3 आ जाएगा। अब इसकी दिक् को जब पूछा जाए तो दिक् को जब निकालेंगे आप तो 2/3 कामा 1/3 कामा 2/3, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है अब तो इस एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है सदिश और अदिश राशि के बारे में। कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। देखिए सदिश राशि वह राशि कहलाती है जिसमें कि दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशि जो होती है इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अरे परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, केवल दिशा होती है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है पृष्ठ क्षेत्रफल जो है क्या ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो देखिए दिया गया है अदिश राशि, सदिश राशि, न सदिश न अदिश या फिर सदिश व अदिश दोनों। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ये एक सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। तो दाब, गुरुत्वीय विभव, प्रतिबल या फिर प्ररोध यानी प्रवणता। तो इसमें जो सदिश राशि है वो आपका यही है, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है। वही अगर दाब की बात करें तो कोई एक यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, अब इस पर अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से तो ये तो इस पर दाब लग रहा है एक ही दिशा में, इसमें कोई परिमाण तो होगा नहीं। किसी वस्तु को दाबेंगे, ठीक है, उसमें कोई परिमाण तो हो नहीं रहा है, उसकी दिशा बस दिखा रहा है इसमें। और वही गुरुत्वीय विभव की बात कर लें या फिर प्रतिबल, तीनों में एक ही चीज़ फॉलो होता है। लेकिन जो आपका ये प्ररोध है ये आपकी एक सदिश राशि है, यानी इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आप लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक बिंदु पर आरोपित किए जा रहे हैं तथा यदि यह सभी एक ही तल में है, यदि उनके मध्य कोण बराबर हो तो इनका परिणामी क्या होगा। देखिए पूछा गया इसमें है आपको साफ तौर पे कि 10 न्यूटन के 5 एक समान बल है, यानी 10 न्यूटन का एक बल है, 10 न्यूटन का एक बल है, ऐसे करके 5 बल हैं जो कि एक समांतर तल है। अब इसी पे आप दाब रहे हैं 10-10 न्यूटन की, मान अपने फ़ोन जो आपका है उसी पर आप ऐसे अंगुली लगा करके दाब रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं और आपका जो प्रेशर है 5 लोगों का 10-10 न्यूटन का है, एक समान बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप सभी लोगों का जो एंगल है दाबने का वो एक समान अगर हो जाए तो आपका जो परिणामी होगा ना वो क्या हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो उसका जो परिणामी होगा एक समान, जब उसके मध्य कोण होगा तो परिणामी जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, इसको आप समझ जाइएगा। अगर उनके मध्य जो कोण है, एंगल जो है, दोनों बलों के जो बल हैं आपके 5 बल, ठीक है, एक समान बल हैं 10-10 न्यूटन के, उनके मध्य जो एंगल है वो अगर एक समान हो जाता है तो उनके मध्य जो परिणामी होगा वो 0 ही हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है a = i + j द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए i
प्लस जे प्लस के होता है। अब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे जेड हो जाएगा। अब पूछा गया है एक्स के साथ बनाया गया कोड क्या होगा, तो क्योंकि आई और जे के साथ कोई भी वैल्यू लिखी नहीं है तो हम एक मानते हैं, और जब एक्स की तुलना करेंगे आई से तो वहाँ पे वैल्यू 1 आएगा। और अगर टैन में अगर 1 देखें आप, तो यहाँ पर अगर लिखते हैं आप टैन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टैन इनवर्स 1। और टैन में एक जो मान होता है थीटा में वो आपका 45 डिग्री का ही तो होता है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। कोई सदिश किसी स्वेच्छ दिशा में 2 या 3 सदिशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो वो सदिश होंगे। देखिए कोई सदिश यदि अपनी इच्छा से किसी 2 दिशा में या 3 दिशा में प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो वो जो सदिश होंगे वो स्वेच्छा यानी अपनी स्वेच्छा से हुए सदिश कहलाएंगे, और जिनका परिणामी जो है वो मूल सदिश होगा। यानी जो मूल जो सदिश था जो कि प्रतिस्थापित किया गया है तो वो मूल सदिश ही होगा, उसका परिणामी जो होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कोणीय संवेग जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, ध्रुवीय सदिश है या फिर अक्षीय सदिश है। देखिए कोणीय संवेग जो है वो एक अपने अक्ष पर ही, अगर किसी लट्टू को अपने अक्ष पर ही ऐसे पकड़ के घुमाया जाए, मान लीजिए आप एक रस्सी में कुछ बांध ले रहे हैं, ठीक है, रस्सी में एक पत्थर बांध लें या फिर कोई लट्टू बांध लें, उसे आप यहाँ पर आप खड़े हो गए और इसे आप अपने चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये कैसी एक तरह से गति हुई, ये तो कोणीय संवेग हो रहा है, लेकिन इसकी गति जो है वो एक प्रकार से कैसी गति रही है, वो अपने इसी अक्ष के अकॉर्डिंग ही घूम रहा है। अगर आप यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएँ, ठीक है, लेकिन वो जो घूम रहा है लट्टू वो अपने ही उसी के अक्ष से ही घूमता रहेगा। अगर आप यहाँ आ गए तो उसका अक्ष जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, यानी अगर उसका अक्ष जो है यहाँ पे घूम रहा है, उसका अक्ष अगर यहाँ हो जाए तो वो पॉसिबल है घूमना, कि वो ऐसे घूम सके, पॉसिबल नहीं है। अगर उसका अक्ष यहाँ हो गया तो वो उसके अक्ष के चारों तरफ घूमता रहेगा, उसका अक्ष जो है वो बीच में ही होगा। तो ये कैसी गति है, तो ये आपकी अच्छी गति है, अक्ष पर ही घूम रहा है, अर्थात इसे हम अक्षीय सदिश कहेंगे। ठीक है दोस्तों, सदिश में एक रूल होता है, इस रूल को याद रखिएगा। यदि वेक्टर p बराबर वेक्टर q है तब निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो असत्य होगा। इसके कुछ रूल हैं, आपको याद रखना है। देखिए अगर वेक्टर p और वेक्टर q आपस में बराबर हैं, यानी एक वेक्टर आपका a मान लीजिए है और दूसरा वेक्टर b है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इन दोनों का जो परिमाण है वो भी आपस में बराबर होगा। वेक्टर a कैप बराबर b कैप भी बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं। इसके अलावा दोनों को अगर यहाँ पे माड बोला जाता है, यहाँ पे पी वेक्टर लिखा गया है और इसको बाहर से लगाया गया है, इसको माड बोलते हैं। तो दोनों को अगर माड में रखा जाए तो दोनों की वैल्यू आपस में फिर भी बराबर ही होंगी। इसके अलावा पी क्यू कैप इक्वल टू क्यू पी कैप ये भी आपस में बराबर होगा, लेकिन वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू पी कैप प्लस क्यू कैप वे आपस में बराबर नहीं होंगे। और डी ऑप्शन जो हमारा है असत्य है और यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इन तीनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इन तीनों को हो सके तो नोट कर लीजिए। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, तो विस्थापन तो अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी अदिश राशि है, त्वरण अदिश राशि है, कार्य जो है ये प्रकार का सदिश राशि है। तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि दो सदिशों के योग के परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के बीच जो कोण होगा वो क्या होगा। मान लीजिए एक सदिश जो है वो ए है, दूसरा सदिश जो है वो बी है, तो सदिश ए और प्लस सदिश बी बराबर सदिश ए माइनस सदिश ए और बी के योग के परिमाण, यानी ए और वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी जब कर रहे हैं तो उसका जो परिमाण है वो उन दोनों सदिशों के वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के अंतर के यानी घटाव के परिमाण के बराबर अगर है, मान लीजिए ए प्लस बी बराबर 2 आ रहा है और ए माइनस बी बराबर 2 आ रहा है, यानी इसका परिमाण जो है अगर आपस में बराबर है, परिमाण अगर आपस में बराबर है तब इन सदिशों के बीच जो कोण होगा वो भी बराबर होगा और वो कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसको देख कर ही इसका आंसर दे पाएंगे, पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं। एक बल है, देखिए एक वस्तु है, आपने यहाँ पे रख दिया एक ठो वस्तु, कुछ भी हो सकता है, तो लकड़ी का गुटका लिया आपने, एक लकड़ी का गुटका है। अब इस पर मान लीजिए एक लड़का है, यहाँ पे राम है और यहाँ पे आपका अमित है। अब यहाँ से ये बल लगा रहा है 12 न्यूटन का और यहाँ पे लगा रहा है 8 न्यूटन का बल। ठीक है, वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं,
कौन कौन से बल? अब यहाँ पे लकड़ी का गुटका है, इधर से 8 न्यूटन का बल लगा रहा है एक आदमी, इधर से 12 न्यूटन का बल लग रहा है। तो टोटल अगर पूछा जाए कि इस वस्तु पर पूरा कितना बल लगाया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 8 न्यूटन तो ये लगा रहा है, 12 न्यूटन ये लगा रहा है, यानी 12 और 8 20 न्यूटन का पूरा बल लग रहा है इस पर। तो यही तो पूछा गया है, वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, तो वही 20 न्यूटन होगा। बताइए, इतना ईजी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। किसी बिंदु द्रव्यमान पर दो बल लग रहे हैं, कौन कौन से? F1 व F2 परस्पर लंबवत दिशाओं में लग रहे हैं। किसी बिंदु द्रव्यमान पर कोई द्रव्यमान किसी वस्तु का है, उस पर आप बल लगा रहे हैं F1 व F2। अब परस्पर लंबवत दिशाओं में बल लगा रहे हैं, बिंदु द्रव्यमान पर परिणामी बल क्या होगा? तो वो बल हो जाएगा आपका इन द रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये प्रश्न पूछा गया आपसे है कि यदि सदिश, एक सदिश ये दिया गया है और एक सदिश ये दिया गया है, ठीक है, दो समीकरण दिए गए हैं, अगर दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों सदिश आपस में बराबर हैं, तो ए का मान क्या होगा? लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है आई माइनस के 3j प्लस के 5k, ये दिया गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिया है। इसके बाद आप कहेंगे कि सर आई दिया है दूसरा में, माइनस के 3j दिया है, माइनस के k दिया है, यहाँ पे ए है ये, ठीक है। अब पूछा गया है कि इसमें ए का मान क्या है, तो क्या है ए का मान बताइए? इतना इजी क्वेश्चन है और आप पूछ रहे हैं कि सर आप बता दीजिए। माइनस ए का मान क्या दिया है? 5 दिया है ना, तो ए इक्वल टू रख दीजिए आप, माइनस के 5 आ जाएगा आपका, ए इक्वल टू -5 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस का ए है, तो माइनस ए इक्वल टू 5 करेंगे तो माइनस का 5 ही तो आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वेक्टर बी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब इन दोनों के परिमाण आपस में बराबर होंगे तो उनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। वहीं अगर cos 90 डिग्री का मान देखें तो वो आपका 0 ही हो जाता है। ओके दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आपका एक 4 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 2i प्लस 3j प्लस 8k दूसरे सदिश दिया गया है, ये दोनों एक ये वाला जो सदिश है ना वो इस पर लंबवत सदिश है, तो अल्फा का मान क्या होगा? देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सदिश दूसरे पर लंबवत है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? पहले वाले सदिश का दूसरे वाले सदिश के साथ गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे? जैसे कि आई के साथ गुणा करेंगे आई वाले का, ठीक है, आई के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे आई वाले का, जे के साथ गुणा करेंगे जे वाले का, और के वाले के साथ गुणा करेंगे के वाले का, और बराबर में लिख देंगे 0। जैसे दिया है आपका 2i प्लस 3j प्लस 8k, ठीक है। दूसरा दिया है 4j माइनस के 4i, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आगे पीछे दिया है 4ij के यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे i तो बीच में दे दिया है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं माइनस के 4i प्लस के 4j प्लस के अल्फ़ा के, और इसी अल्फ़ा का मान पूछा है, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, तो जब -4 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस के 8, ठीक है, प्लस में 4 तियाँ 12, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12, 4 तियाँ 12, और प्लस में अल्फ़ा का 8 से गुणा करेंगे तो 8 अल्फ़ा, यही होगा ना। तो माइनस के 8 प्लस 12 और प्लस के 8 अल्फ़ा बराबर में कर लेंगे हम 0, ठीक है। तो अब क्या होगा? 8 अल्फ़ा बराबर के, ये -8 है और ये प्लस का 12 है, घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बराबर में आपका प्लस में 4 आएगा, लेकिन जब 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब क्या होगा? अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के 4 बटा के 8, काट देंगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। अल्फ़ा का मान क्या निकल गया? माइनस के 1/2, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा आपका। जब भी आपको दो वेक्टर दिया जाए तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर में 0 रख दीजिएगा। जो भी वैल्यू आपसे नहीं पूछा गया है उसमें दिया गया है, अल्फ़ा दिया है, यहाँ पे पूछना है, निकालना है अल्फ़ा का मान, तो अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए। किसी और चीज़ का मान पूछा जाएगा तो आप उसका मान यहाँ पे लिख के निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन ये एक सत्य कथन है, इसका एक रूल होता है सदिश में। आपके पास अगर बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की तो उस बुक को अच्छे से पढ़ जाइए आप, नहीं तो अगर आपके पास 12th की मैथ की बुक है तो आप सदिश विश्लेषण एक चैप्टर है, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके कुछ रूल हैं, हालांकि मैंने आपको मैक्सिमम रूल बता दिया है। अगर सदिश
वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर थीटा कोण पर अंतरित करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए, अगर एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए कैप इंटू वेक्टर बी कैप, ठीक है, इसको आप बराबर अगर लिखना चाहें इसी के बराबर, तो आप लिख सकते हैं माइनस का चिन्ह लगा करके वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आज की क्लास का आखिरी भी प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर कौन सा सही आ रहा है। इसकी जो सेकंड क्लास होने वाली, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी एक सेकंड जो क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप कमेंट में बताइए कि सॉल्व करने पर आपका इसका जो सही उत्तर है वो क्या आ रहा है, और इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूले का उपयोग करेंगे ताकि हमारा आंसर सही इसका आ जाए, ठीक है। तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए सॉल्व करके कि इसका आपका आंसर सही कितना आ रहा है। और आप सभी के लिए टेलीग्राम की एक क्विज ग्रुप बनाई गई है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी चाहें तो इस क्वेश्चन को वहाँ पर आपस में जो है सॉल्व आउट करने का प्रयास करिए। हाँ, कल की जो क्लास होगी उसमें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 4 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो। और मैथमेटिक्स के E2 ग्रुप के जो बच्चे हैं वो विशेष ध्यान दें, आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप क्लास अच्छे से ले लेते हैं तो आज की मात्र क्लास लेने से आपके 15 से 20 नंबर, जी हाँ 15 से 20 नंबर आपके इस क्लास से बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। 200% गारंटी के साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में 100% आते ही आते हैं, यानी कोई ऐसी दो राय नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, डी फार्मा में ग्रुप E1 और ग्रुप E2 दोनों ही ग्रुप में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही कॉमन है। इसके साथ साथ जो हमारे E2 ग्रुप के मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट में एक कॉमन चैप्टर है सदिश विश्लेषण, यानी सदिश ज्यामिति, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा गया है कि सदिश वेक्टर A इक्वल टू 3i माइनस के 4j और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस की 2i प्लस 3k के मध्य कोण है। आपसे मध्य आपको 2 सदिश दिया गया है, एक सदिश ये दिया है, एक सदिश ये दिया है, दोनों के बीच आपसे कोण पूछा गया है। तो देखिए, आप जानते हैं, आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि सदिश का जो मानक समीकरण होता है वो वेक्टर ए इक्वल टू या फिर वेक्टर ए इक्वल टू या फिर वेक्टर बी इक्वल टू या फिर कुछ भी हो, आपका होता है i प्लस जे प्लस के फॉर्मेट में, जहाँ पर i जो है वो x को डिनोट करता है, j जो है वो y को और k जो है वो z को डिनोट करता है। पिछली क्लास जिस बच्चे ने ली होगी उसको बिल्कुल ये क्लियर होगा, समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 3i का पोर्शन दिया गया है, j का पोर्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं k दिख रहा है इस समीकरण में। आप कहेंगे कि सर k इस समीकरण में नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार इस समीकरण की बात कर ले तो इसमें i तो है, k भी है, लेकिन इसमें j जो है वो नहीं दिख रहा है। तो इस समीकरण को क्या आप इस प्रकार लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस के 4j, क्योंकि k दिया नहीं है तो क्या हम प्लस के 0 को लिख दें तो क्या इस समीकरण में कोई चेंजेस आएगा। आप कहेंगे सर कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हमने पिछली क्लास ले रखी है। सेम इसी प्रकार वेक्टर b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस के 2i है प्लस के, हम यहाँ पे 0j लिख देते हैं, और प्लस के 3k दिया है तो 3k लिख देते हैं। इन दोनों समीकरण में अगर हम इस प्रकार लिख दें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आप सभी अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए, इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख दें फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं होने वाले हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अगर हम 0k लिखें या फिर यहाँ पे 0j लिखें उसका मान तो 0 ही हो जाएगा, तो उसे हम लिखें या फिर न लिखें। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है मध्य कोण ज्ञात करने के लिए। देखिए, दो सदिश के बीच में आपको जब भी उसके मध्य कोण पूछा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला में नोट करा रहा हूँ, उस नोट कर लीजिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू आपका होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई इन द माड वेक्टर a इंटू इन द माड वेक्टर b। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर a इंटू b डिवाइडेड बाई माड में वेक्टर a इंटू माड में वेक्टर b। इस अगर फार्मूले को आपने नोट कर लिया है तो चलिए आगे चलते हैं। इस फार्मूले में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको a इंटू बी लिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेक्टर a का मान दिया ही है, वेक्टर b का मान दिया ही है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम a डॉट b निकालते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। देखिए, यहाँ पे 3i है, यहाँ पर माइनस की 2i है, 3 दूना के 6, लेकिन यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा आता है माइनस के 4j
और यहाँ पे 3k है। लेकिन हमने जब समीकरण इसका लिखा था तो यहाँ पर -4j और यहाँ पे यहाँ पे +0j हमने लिखा था। तो जब j का 0 में गुणा करेंगे तो तो आपका 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर तो k है नहीं और यहाँ पे तो k है, तो यहाँ पर अगर 0 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू होगी वो -6 ही आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने जो मानक समीकरण लिखा था, अगर हम j में 0j से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, k में 0k से गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू जो है वो -6 हमारी आ चुकी है। अब इसको आप सभी नोट कर लेंगे। ओके, अब हम चलेंगे आगे। आगे क्या है, हमारा फार्मूला में था क्या, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस पर हम समय इसलिए दे रहे हैं क्वेश्चन पर क्योंकि ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई माड ए इंटू माड बी। ठीक है, तो हमें एक बार माड ए का मान निकालना होगा, एक बार माड बी का मान निकालना होगा। बहुत ही ईजी है। जब आप माड ए का मान निकालेंगे तो माड ए का मान निकालने के लिए आपका होता है ए कैप इक्वल टू कड़ी में, यहाँ पे आप कड़ी बनाएंगे बड़ा सा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कर सकते हैं, के की वैल्यू तो है नहीं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 9 25। वेक्टर ए इज इक्वल टू इन द रूट 25, यानी जब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। वेक्टर ए की वैल्यू आ गई 5। सेम इसी प्रकार वेक्टर बी की वैल्यू निकालेंगे माड में, तो इक्वल टू इसका जो मान आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कड़ी में 9 4 13, यानी कि वेक्टर बी की जो वैल्यू आई है माड में उसकी वैल्यू आई है रूट में 13। अब सेम इन सभी वैल्यूज़ को फार्मूले पे रख दीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी का मान कितना आया था हमारा, आप कहेंगे सर -6 आया हुआ था, -6 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई माड ए इंटू माड बी था। माड ए की वैल्यू हमारी आई थी कितनी 5, इंटू में मॉड बी की वैल्यू कितनी आई थी, आप कहेंगे सर रूट में 13 आया था। लेकिन जब रूट में 13 को बाहर निकालते हैं, रूट 13 जो है जब इसको आप रूट से बाहर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 3.60 लगभग आती है, 3.60। यानी कि ये जो आपका रूट में 13 है इसके जगह पर हम 3.60 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, क्योंकि रूट से हमने बाहर निकाला है। तो यहाँ पे आपका हो गया 3.60, यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 5 3 15। यहाँ पे आपका जब सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। cos थीटा इक्वल टू -6/18 हमारा आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा इक्वल टू -6/18। अब देखिए 6 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा -k, यानी cos थीटा इक्वल टू हमारा आ गया है -k 1/3। cos थीटा इक्वल टू -k 1/3। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम जब भी किसी थीटा का मान निकालते हैं तो उसको हम थीटा के रूप में ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स बड़ी कोष्टक पे 1/3। अब यहाँ पे ऑप्शन से मिलाएंगे तो क्योंकि हमारा -k 1/3 था तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो एक बार रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सवाल 4 अंकों का है और 4 अंक आपके बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। आपके फिजिक्स में नहीं आए तो मैथमेटिक्स में 100% आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, हर एक सेट में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा ही गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस बी माड में इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी बराबर है, तो सदिशों के बीच कोण क्या होगा। देखिए इस सेम क्वेश्चन को हमने कल की क्लास में कराया था, आप तक चेक कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर ए माइनस बी हो तो उनके बीच जो कोण होता है वो 90 एंगल के बराबर होता है। कल की क्लास आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न। दोस्तों उसी प्रकार जो अगला प्रश्न है ये भी हमने कल की क्लास में आपको कराया था। ए प्लस बी क्रॉस में है ए माइनस बी, तो इसका मान क्या होगा, तो 2b क्रॉस ए के बराबर होगा। कल की क्लास में ये सब प्रश्न हमने आपको सॉल्व करा रखा है।
दोस्तों देखिए एक प्रश्न और आ चुका है आपके पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग। दो सदिशों सदिश ए के बराबर ये दिया है और बी बराबर ये दिया है, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था पहला प्रश्न वो एक बार फिर से देख लेंगे, हम इसको आपको बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं कॉस थीटा बराबर हम लिखेंगे ए इंटू बी। तो ए इंटू बी निकालेंगे क्या होगा, 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, प्लस लगाएंगे सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका माइनस का चिन्ह लगेगा। 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी आपका वेक्टर ए इंटू बी का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर लगाएंगे आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 0 है और डिवाइड बाई वैल्यू नीचे जो भी आए वैल्यू, क्योंकि जब 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 5 25 25 ही आएगा क्योंकि इसका भी 25 आएगा। तो 0/25 यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। देखिए अगर हम साइन थीटा की मान कहें तो आपसे पूछेंगे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना 1 होता है। लेकिन अगर हम 1 किसका मान पूछे तो आप कहेंगे सर साइन 90 डिग्री का होता है। वहीं अगर कॉस 90 डिग्री के मान करें बात करें, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो आप कहेंगे कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। और अगर आपसे पूछे 0 किसका मान होता है कॉस में, तो कॉस 90 डिग्री का होता है। लेकिन कॉस में इनफाइनाइट जो है वो कॉस 90 डिग्री के मान का बराबर होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन, यानी कॉस 90 डिग्री जो है इसका मान जो है बिल्कुल सही उत्तर आएगा। यानी कॉस 90 डिग्री का मान की बात कर ले तो वह आपका आता है 0। वही साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, लेकिन कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। यानी हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है और थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि 20 के कोड का मैंने आपको कई सारा प्रश्न जो है वो सॉल्व करा दिया है। अगर आपको नहीं आता है तो हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करा देंगे। यहाँ पर दिया है सदिश ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए के बीच आपको कोड पूछा गया है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी इसको सॉल्व करके कॉमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्या दो परस्पर लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो क्या होगा। दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, तो वो 0 के बराबर होगा। वहीं दो लंबवत सदिश गुणों को सदिशों का सदिश गुणनफल पूछता तो वहाँ पर आपका आंसर चेंज हो जाता। तो देखिए यहाँ पे सदिश और अदिश ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत विभिन्न परिमाणों के n बलों के परिणामी बल का मान 0 है तो n का न्यूनतम मान जो है वो क्या होगा। न्यूनतम मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। देखिए यदि किसी बिंदु पर कोई एक बिंदु है उस पर कार्यरत परिणामों के n बलों के परिणामी बल, यानी n बल जो है वो कई प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो परिणामी बल है उसका मान 0 आ रहा है। तो n का जो न्यूनतम मान होगा वो 3 होगा। इसको याद रखिएगा, एक प्रकार से ये आपके याद करने लायक क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दो सदिशों का परिणामी 0 हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल हो सकता है। क्या दो सदिशों का जो परिणामी है इक्विवेलेंट जो है वो 0 हो सकता है, तो जी हाँ 0 हो सकता है। कब, जब दोनों सदिशों का परिमाण समान हो। ये क्वेश्चन आपको कल की क्लास में, पिछली जो क्लास हमने फिजिक्स ली थी उसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, किंतु इनकी दिशाएं जो है वो विपरीत होनी चाहिए। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ पूछा गया था और ये आपको ऑप्शन दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ये दिया गया है और पूछा था आपको दूसरा कुछ। ठीक है, तो अगर दो सदिश जिसके परिमाण आपस में जो बराबर हैं, यानी मान लीजिए एक है आपका a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी, लेकिन a प्लस बी बराबर भी 2 आ रहा है, a माइनस बी बराबर भी 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, लेकिन अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, ठीक है, तो वो दोनों जो उनका परिणामी होगा वो 0 होगा। देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 2 है, ये 2 है और ये आपका 1 हो जाएगा -2, परिणामी क्या होगा 0 आ जाएगा ना। यानी दोनों की दिशाएं जो है वो विपरीत होनी चाहिए।
तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ये 92 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए होमवर्क है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है आप सभी का, और नहीं आएगा तो हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सोल्यूशन बता ही देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको 1 से 2 बार रिविजन जरूर कर लीजिए, और नोट्स प्रॉपरली जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।